विश्लेषण मैकियावेली के दर्शन में देखने को नहीं मिलती है। भले वह दोनों विचारक तथ्य के महत्व को स्पष्ट करते हैं, मैकियावेली अपने आदर्श शासक को अनेकता की सीमा लागने की भरपूर छोड़ देता है, जबकि होब्स ने ढंग की बात नहीं की है। अलग बात है कि दोनों विचारक राजहित में महत्व मानते हैं। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया, जबकि होब्स की विधि नियतों को वैज्ञानिक दार्शनिक है। मैकियावेली होब्स की भांति निरंकुश संप्रभुता की वकालत करता है, परंतु होब्स के जिस रूप में संप्रभुता की स्पष्ट व्याख्या की है उसे व्याख्या मैकियावेली ने नहीं देखने को मिलती है। उपयुक्त व्यवस्था से सब होब्स और मैकियावेली के बीच समानताओं और असमानताओं की रेखांकन करने का प्रयास किया गया है। होब्स की आलोचनाएं। राजनीतिक दर्शन में इतिहास में क्रांतिकारी विचारों प्रतिपादक के रूप में होब्स ने जाना जाता है, इसलिए उसके राजनीतिक दर्शन में आलोचनाएं और स्वाभाविक है। होब्स ने उस काल में इतनी ही व्यापक और कटु निंदा की जितनी आधुनिक युग में अन्य किसी को दर्शन की नहीं है। होब्स के नास्तिक, समुद्री राक्षस, समर्थक, जमानता, स्वतंत्रता, घाटा के अनिश्चितता और पक्षपाती, अमृता और हितैषी, राजद्रोही आदि नामों से संबोधित किया जाता है। होब्स ने राजनीतिक दर्शन में आलोचना का मुख्य कारण निम्नलिखित है। होब्स के राजनीतिक दर्शन में लेकर इंग्लैंड तमाम और असंतुष्ट है। पहला, होब्स राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को नकारता है, इसलिए राजतंत्र के समर्थक होब्स के नाराज हुए। दूसरे, होब्स ने मिस्री राज्य के संवैधानिक प्रदर्शनों का विरोध किया, इसलिए संसदीय समर्थक नाराज थे। तीसरे, होब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, इसलिए जनतंत्रवादी नाराज थे। चौथे, होब्स ने चर्च और राज्य की विभाजन करते हुए चर्च को राज्य पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए बात कही है, इसीलिए सत्ता के समर्थक खासकर पादरी लोग होब्स से नाराज थे। पांचवें, होब्स ने राजनीतिक धर्म के बीच सौहार्द रेखा किए और भौतिकता का प्रबल समर्थन किया है, इस कारण धार्मिक व्यक्ति होब्स के विरोधी बन गए हैं। छठे, होब्स ने अपने सिद्धांतों में निर्माण में तर्क के बजाय बुद्धि का अतिवादी प्रयोग किया है, इस कारण तर्कवादी होब्स के रूट हो गए हैं। सातवें, होब्स ने मानवीय स्वभाव को निकृष्ट माना, इसलिए मनोविज्ञानी नाराज थे। सभी आलोचकों यह कहकर होब्स को करारी प्रहार किया। डायल ने यहाँ तक कहा है कि होब्स की नास्तिक और दृष्टि के रूप में सर्वत्र कटु निंदा की है। होब्स की निंदा एक मुख्य कारण बताते हुए कि बेसर और जेसली ने कहा है कि होब्स की सदाचारी व्यक्ति भौतिकवादी माने जा सकते हैं। तो मानव को आकांक्षा और पशुवत अहमद और पाशविक इच्छाओं की तृप्ति प्रदान करता है। वाहन के सबूत में लेविथन की आलोचना का कारण इन शब्दों में व्यक्त किया है कि लेविथन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ है और राज सिद्धांत का समझने के लिए उतना ही निरर्थक जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के व सजीव विकास की बात करता है। लेविथन प्रभावहीन निष्कर्ष निकाल रहे हैं। होब्स की आलोचनाओं के वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए उसके सिद्धांतों और धारणाओं का प्रदर्शन करना आवश्यक है, जिन्होंने निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया। मानवीय स्वभाव में संबंधी होब्स द्वारा प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कृत्रिम, एकांकी, दोषपूर्ण है। होब्स को मानव केवल बुराई की बुराई नजर आती है। होब्स ने मानवीय गुणों को देखने और समझने की भूल की है और इसके पिछड़ेपन, पूर्वग्रस्तता आदि परिचायक है। मानवीय स्वभाव के विश्लेषण खुद होब्स ने भ्रम को धर्म दिया है। एक और होब्स से कहता है कि व्यक्ति को अवगुण प्रधानता है और वही व्यक्ति पर हावी रहता है। फिर व्यक्ति समझते हैं जैसे विवेकपूर्ण कार्यों का नियम समाधान कैसे कर सकता है। होब्स ने जिस काल्पनिक व्यवस्था का वर्णन किया हुआ काल्पनिक और अनैतिहासिक है। बौद्धिकता और वैज्ञानिकता को कहता है कि काल्पनिक और अनैतिहासिक बातों को अस्वीकार कर देना चाहिए। फूड के ठीक ने कहा है कि प्रकृति की अवस्था कोरी कल्पना है। होब्स की संप्रभुता धारणा रूढ़िपूर्ण है। इसका कारण यह है कि एक तो वह संप्रभुता जनता प्रतिनिधि बताता है, दूसरी ओर वह उसने उन लोगों के प्रति जिनको द्वारा अस्तित्व कायम हुआ है परिंदा अनुत्तरदायी है प्रमाणित है कि होब्स की संप्रभुता संबंधी धारणा रूढ़िपूर्ण है। होब्स ने संप्रभुता के स्वरूप और कार्यों की जो विफलता देखी, उसे लगता है कि वो राक्षस है और राक्षस भला जनता का हितैषी कैसे हो सकता है। होब्स का प्रमुख अभिवाज निरंकुश अतएव होगा, उसके आदर्शों बाध्यकारी होंगे। यदि आदि उस रूप में संप्रभुता का व्यवहार होगा तो शांति और व्यवस्था तो दूर, अशांति और अराजकता की साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। होब्स के राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद का दर्शन चित्रित सम्मिश्रण देखने को मिलता है। होब्स का दर्शन उपयोगितावादी इसलिए है क्योंकि होब्स प्रकृति अवस्था में व्यक्ति की आत्महितता की भावना को सर्वोच्च शासन देता है। इस भावना प्रेरित होने के कारण व्यक्ति स्वार्थी एक दूसरे के तनाव से संघर्ष करता है। आत्मरक्षा की भावना उसे राज्य की स्थापना हेतु समझौता करने की बात कराती है। निरंकुश संप्रभुता का साबित करता है। यहाँ होब्स की उपयोगितावाद समाप्त हो जाता है क्योंकि उपयोगितावादी मर्यादाओं को देखते हुए होब्स ने निरंकुश संप्रभुता को स्थापित नहीं करना चाहिए। होब्स का कहना है कि समझौता होते हुए आत्मरक्षा का स्थान कर्तव्य ले जाता है। मानव स्वभाव में आकस्मिक परिवर्तन। कारण उपयोगितावाद स्थान पर आदर्शवाद ग्रहण कर लेता है। नागरिक समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्ति अपने स्वार्थ, संघर्ष और आत्महित पैदा करके कर्तव्य का आदर्श का सर्वस्व मानने लगता है। इस प्रकार सच होता है कि एक ही होब्स के दर्शन में उपयोगितावाद और आदर्शवाद दोनों ही विरोधी झलक मिलती है। इसलिए वह वहां कहता है कि होब्स का राजनीतिक दर्शन न तो सख्त रूप से उपयोगितावादी और न ही सख्त रूप से आदर्शवादी है।
विद्वान ने हॉब्स पर व्यापारी और मध्यम वर्ग और सक्रिय शासन व्यवस्था पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। हॉब्स ने इस वर्ग को दूसरे वर्ग के अनुचित नियंत्रण लगाने के अनिवार्यता का समर्थन किया है। हॉब्स की राज के संबंधी धारणा दोषपूर्ण कहा जा सकता है। तो हॉब्स ने राज की केवल नकारात्मक कार्य को सौंपा है। राज का स्वरूप कार्य समाज की शांति और व्यवस्था कायम रखना है ताकि व्यक्ति को जीवन रक्षा हो सके। हॉब्स ने जिस समाज की रचना की वह मानवीय समाज से न होकर पशुओं का एक झुंड है जिसे लेविथिन अपने डंडे से भागता है। लेविथिन यानी संप्रभु चाहता है, जैसे चाहता है वह कि जनता की समृद्धता अधिकारों को कुचलता रहता है। हॉब्स के राजनीतिक समाज में जनता का जीना मुश्किल हो जाता है। लेविथिन के कठोर नियंत्रण पर कारण है। हॉब्स का राज द्वारा बल पर आधारित है। हॉब्स का कहना है राज इन्हीं हथियारों बदौलत मानव के पाशवी के समाज विरोधी प्रवृत्तियों रोक लगाता है। हॉब्स ने राज की केवल नियोजनात्मक कार्यों को सीमित रखा है। वह राज के मार्फत सभ्यता के विकास अन्य उत्थान संबंधी कार्यों का संबंध नहीं करता है। विद्वान गेटर ने ठीक कहा है कि हॉब्स राज के एक आदर्श आवश्यक बुराई समझता है जिसका नाम मनुष्य की उसकी बर्बर प्रवृत्ति की रक्षा करता है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत बेहतर कसौटी खड़ा नहीं करता उतरता। उसका कारण यह है कि समझौते के दोनों पक्षों में अनिवार्यता, जबकि हॉब्स के सामाजिक समझौते एक पक्ष लेता है। हॉब्स के सामाजिक समझौते संप्रभुता की अनुपस्थित रहता है जिसके हाथों में शासन और रहती है। उस प्रकार हॉब्स समझौता एक पक्षीय होने के कारण अवैध और आमन है। हॉब्स के सामाजिक समझौते की कहानी समय उसी विचारों कपोल कल्पित सिद्ध हो जाती है। एक तो वह कहता है कि प्रकृति अवस्था मनुष्य बर्बर निष्ठुर स्वार्थी पाशविक होते हैं जिससे उससे किसी प्रकार समझौता होना कठिन है। दूसरी वह इन्हीं मनुष्यों के बीच समझौते का कारण बनता है। हॉब्स ने तमाम वैज्ञानिकों को एक ही हित माना है जिसे पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता है। अगर मार्क्सवादी नज़र में देखें तो व्यक्ति वर्ग हितों से असमानता होती है। सामाजिक कला जड़ है। सबसे कि मार्क्सवादी सिद्धांत प्रभावित होकर अन्य हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में अब तक रूटीय अवलोकन वाहन कैलेंडर जैसी विचारों में बहुत हद तक सहमत हुआ है। ये हॉब्स के सिद्धांत में महत्वहीन और निरर्थक है। वास्तव में हॉब्स के जीवन काल में उसकी मृत्यु पर कुछ वर्षों में सभी के द्वारा उसकी निंदा की गई। इसी आधार पर मरे जैसा विद्वान लिखता है कि हॉब्स की जीवनी लिखने वाले केवल एक ही समर्थक मिल सका जबकि उसके शत्रु असंख्यक थे। हॉब्स का प्रभाव महत्वपूर्ण निदान। राजनीतिक चिंतन इतिहास में हॉब्स के प्रभाव महत्वपूर्ण का कारण है। पहला, हॉब्स ने राजनीतिक दर्शन में क्रमबद्ध सामरिक तार्किक और उसके निष्कर्ष घोषित किया। हॉब्स का पहला आधुनिक दार्शनिक है जिसने राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक विचारधारा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तीसरा, हॉब्स राजनीतिक विज्ञान के व्यवस्थित पद्धति का निर्माण करने वाला पहला अंग्रेज विचारक है। हॉब्स ने राजनीति के विज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की और अंत में राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का हॉब्स ने महत्व मैकियावेली को बहुत ज़्यादा है। मैकियावेली राजनीति के धर्म और नैतिकता को पृथक तो किया है परंतु राजनीति और धर्म नैतिकता को उस स्थान प्रदान करने चर्च द्वारा धर्म को पूर्णतः राज्य के अधीन करने का श्रेय हॉब्स को ही प्राप्त है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स के योगदान संप्रभुता, उपयुक्तवादी, व्यक्तिवादी और संहितावादी सिद्धांत के संदर्भ में देखा जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।